स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो क्लास 12th में है LPP, उसको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे और उसमें z की वैल्यू जो कि मिनिमम या मैक्सिमम दी होती है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, LPP में सबसे पहले तो एक z फंक्शन दिया होता है, z इक्वेशन दी होती है जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या कई बार दोनों करना होता है z को। उसके बाद 2 या 3 इक्वेशन इस टाइप की दी होती है जिनमें यहाँ पर किसी में लेस देन, किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता है। और 2 इक्वेशन ये दी होती हैं, सभी क्वेश्चन में मोस्टली ये दी मिलती हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, ये इसी फॉर्म में मिलती हैं दोनों। ये है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट और ये हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारा इक्वेशन है z, जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हम लिखेंगे और इनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा लेना है और इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिएंगी, x की और y की। तो इजी वे ये है इसका निकालने का कि एक बार x को 0 कर लें और एक बार y को 0। तो पहले x 0 हमने किया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 रख दी, यानी कि ये x खत्म। तो 2y इज इक्वल टू 8 बचा, यानी y की वैल्यू 4। तो यहाँ y की वैल्यू 4 रखेंगे। फिर हमने y को 0 रखा, यानी कि y खत्म। तो बचा x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8। अब इसका ड्रॉ करेंगे बाद में। तो पहले इसी तरह इसकी भी टेबल बना लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 की x y में। तो उसी प्रकार एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0। तो मैंने x को 0 रखा, यानी यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो टर्म खत्म हो गई। तो 2y इज इक्वल टू 12 मीन्स y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर y को 0 करेंगे, यानी कि ये टर्म 0, y खत्म। तो 3x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी टेबल बन गई। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन की टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। तो अब इन टेबल से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ हमने इस तरह से बना लिया, यहाँ पर 0 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। और जैसा हमारे पास जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 लिख लिए, इधर भी और y एक्सिस पर भी। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट हमें लेना है 0 4 और 8 0। फर्स्ट लाइन के लिए 0 4 और 8 0। तो 0 4 0 4 0 पर 4 ये पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट था अपना 0 4। और दूसरा पॉइंट है इसमें 8 0। तो 8 0 जो पॉइंट है वो ये रहा, ये पॉइंट है 8 0। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं, 8 0 को और 0 4 को। तो इस तरह से मिला देना है। पेंसिल की हेल्प से, मैं पेन से मिला रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। जैसे आपने पेन से मिला देना है, सॉरी पेंसिल से। अब इस लाइन की हमें शेड देखनी होती है। तो शेड देखने के लिए जो मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ और फिर इसकी ट्रिक भी मैं समझा देता हूँ। मेथड तो ये होता है, जैसे ये इक्वेशन है x प्लस 2y लेस, ये इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन 8। अब इस इक्वेशन में हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होता है, जैसे कि मोस्टली हम 0 0 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे कि 0 0 ले लें, x को भी 0 रखें और y को भी 0। तो इस तरफ हो गया पूरा 0 0 लेस देन 8, यानी कि ये 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आया? 0 लेस देन 8, जो कि ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका मतलब ये 0 0 की तरफ आएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। दूसरा इजी प्रोसेस के लिए क्या करें, जो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये किस लाइन की करी है? ये करी है मैंने x प्लस 2y, सॉरी
मैंने की है x प्लस 2y लेस देन 8 की। आपको ये लिखना नहीं है, मतलब मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब इसमें इस सिंबल को देखें, ये सिंबल को आपने एरो समझ लेना है, ठीक है, ये एरो की तरह से है। तो ये एरो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ, यानी कि इसकी जो शेड है वो इस तरफ जाएगी, ऐसे ये शेड बन रही है। इससे एरो का समझ लेना है, ये एक ट्रिक है समझने के लिए। तो ये इस तरफ आ रही है इसकी शेड, और मान लो ये साइन इस तरह से होता, तो ये एरो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ। तो इसका मतलब इसकी इधर ये वाली शेड जानी चाहिए थी। अब देखते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के पॉइंट 06 और 40। 06, अब 06 ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 40, इसमें 40, तो 40 पॉइंट है ये। इनको भी दोनों को मिला देते हैं, 06 को और 40 को। तो ये मिला दिया। अब इसी तरह से इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y लेस देन 12। मैं इस लाइन के पास लिख लेता हूँ यहाँ पर सॉरी 3x प्लस 2y लेस देन 12। अब इस लाइन की इक्वेशन है ये। अब इसमें भी देखिए ये जो एरो है, यानी कि इसको हम यदि तीर का निशान समझे तो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? कि इस तरफ, यानी कि इस लाइन की जो शेड बनेगी ऐसे, ये वाली इस लाइन की शेड है, ऐसे लगा देनी है इस तरह। इसमें भी यदि साइड ऐसे होता तो इसका मतलब अवे फ्रॉम दिस लाइन, इससे दूसरी साइड जानी थी। अब बचती है हमारे पास दो और इक्वेशन, जो कि है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। देखिए जो x इज इक्वल टू 0 है वो होता है x एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, ये वाली लाइन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भी देखिए यदि हम एरो ऐसे लगाएं तो किधर इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ, यानी कि ये शेड बनती है। और y ग्रेटर देन 0 में ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है, x एक्सिस। अब इसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y ग्रेटर देन 0। तो इसमें एरो किधर इंडिकेट कर रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि इसकी जो शेड है ये वाली है। वैसे इन दोनों का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। यदि हमारा ग्राफ ऐसा है और ये होते ही हमेशा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा इस एरिया में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो हमें ग्राफ इसी एरिया में लेना है। तो अब कॉमन एरिया हमें देखना है, इस लाइन का, इसका और इसका, जो सभी की शेड आ गई, तो वो एरिया ये बनता है। क्योंकि इस लाइन के भी इस तरफ था, इस लाइन के इस तरफ, और ये y एक्सिस के इस तरफ और x एक्सिस के इस तरफ। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेटल बनी है, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, कॉमन रीजन आ गया, कॉमन शेडेड से। और ये बाउंडेड रीजन है, कई बार ये अनबाउंडेड भी आएगा। तो इसके कॉर्नर जो पॉइंट है उस पर हमने लिख देना है पॉइंट A, B, C और D। अब इन पॉइंटों के मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ A, B, C और D के। अब जैसे A के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, 4, B के कोऑर्डिनेट 0, 0, C के कोऑर्डिनेट है 4, 0। अब ये बच गया D। अब इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कई बार तो ग्राफ से क्लियर ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखें 2 के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर 3 के सामने, तो क्लियरली रीडेबल है। इस D के कोऑर्डिनेट है 2, 3। कई बार ये ऐसा होगा कि नहीं पढ़ पाएंगे हम इसको ग्राफ से क्लियर, तो उस केस में क्या करना है, जैसे 10th क्लास में हम क्या करते थे, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस केस में मैं बताऊं तो जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लेनी है इसको, और इसको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो जैसे 10th क्लास में हम सॉल्व करते थे, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4 और x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 4 यानी y2। तो 4 कोमा x की एक बार चेक कर लेता हूँ, 2x माइनस सॉरी यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 और यहाँ x गलती से लिखा गया 2, तो 2y इज इक्वल टू 6, 2,3। तो वही हमने यहाँ पर देखी थी, 2,3 आ गई d के कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं इनको हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, जो कि था -3x प्लस 4y, इसके अंदर रख देना है z के अंदर। पहले 0 4 रखेंगे यहाँ पर, यानी कि x को रखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, और y को 4 तो ये 16। इसी तरह से 0 0 पर x भी 0, y भी 0, z 0 आ जाएगा। 4 0 जब रखेंगे तो x को 4 रखा -12 और y को 0 -12, और 2 3 यानी x को 2 -6 और फिर यहाँ 3 12, 12 -6 6। तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें बताना है मिनिमम, तो मिनिमम हो रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि -12 सब इन चारों में से मिनिमम है। कई बार मैक्सिमम पूछता है तो ये मैक्सिमम, ये आंसर आ जाता 0 4। अब हमारा आंसर है 4 0, क्योंकि मिनिमम इस पर है। सो आवर आंसर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। मैक्सिमम के केस में यहाँ पर चेंज हो जाता x 0 y 4 और z की वैल्यू 16। तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर बनता है। ये बाउंडेड का केस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनबाउंडेड का केस।